क्या आप इसको जानते हैं? आप लोगों ने देखा होगा पिछले साल में, इनका नाम है अतुल सुभाष। इन लोगों ने प्रताड़ना में आके इतना हरास किया समाज ने, कोर्ट ने और पूरे लीगल सिस्टम ने, एक पढ़ा लिखा आदमी ने, क्योंकि उसको कोई रिलीफ नहीं मिला तो उसने सुसाइड किया। जैसा कि आप जानते हैं कि पुरुषों के आत्महत्या के सिलसिले बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ अभी मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। मैं थोड़ा सा आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं इन पिक्चर्स को? एक पिक्चर है अतुल सुभाष की, जिन्होंने हताश होके, पूरे लीगल सिस्टम से हताश होके, क्योंकि उनको कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा था और उनको लगा कि मेरे सुनने वाला हिंदुस्तान में कोई नहीं है, तो उन्होंने आत्महत्या करी। दूसरा केस था मानव मिश्रा का, मानव शर्मा का, जो कि सेम केस था। वो भी एक पढ़े लिखे नौजवान थे जो कि TCS में मैनेजर थे। उनको भी लगा कि मेरा कोई सुनने वाला नहीं है और मेरे लिए कोई कानून नहीं है देश में, तो उन्होंने भी ये कदम उठाया, जिसकी हम हमेशा सारे पुरुषों को ये बोलते हैं कि आपको सुसाइड नहीं करना है, आपके लिए भी अधिकार हैं देश में और हम आपकी मदद करेंगे, हमारा संगठन आपकी मदद करेगा, जिसका नाम है सेफ फैमिली फाउंडेशन। फिर उसके बाद और चीज़ें नहीं रुकती हैं। सुसाइड एक चीज़ थी, अब क्या होने लगा है? अब पुरुषों की हत्या होने लग गई है, मर्डर्स होने लग गए हैं। उन्हीं के बीवियों द्वारा, उनके गर्लफ्रेंड्स द्वारा उनका मर्डर भी होने लग गया है। अच्छा देखिए, हमने ये संस्था जो स्टार्ट की है 2005 से हम ये काम कर रहे हैं। तो मैं तब से जुड़ा हुआ हूँ, ये लोग बाद में आए। हम लोग सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट के नाम से चलाते हैं संस्था, और हम लोग लाइक माइंडेड लोग हैं जिन्होंने ये प्रताड़ना खुद देखी है, खुद झेली है। तो हमने ये सोचा कि पुरुषों के लिए हमने देखा कि समाज में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई लीगल सिस्टम नहीं है, कोई लॉ नहीं है। तो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे पुरुष आएँ और अपनी व्याख्या कहते हैं बताएं और उनके लिए कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। तो हमने इस तरह से ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। 2005 में वेबसाइट से स्टार्ट किया, काउंसलिंग सेंटर्स खोले, वीकली मीटिंग्स चलती हैं। तो इस 20 साल में धीरे धीरे ग्रेजुअली जर्नी करते करते हमने एक नेशनल हेल्पलाइन भी चालू किया है। अब नेशनल हेल्पलाइन कैसा है कि हर दिन हमारे पास 100 कॉल्स आते हैं ऑल ओवर इंडिया, जिसको अराउंड 60 से 70 काउंसलर्स हैंडल करते हैं। और वीकली मीटिंग्स होती है कम से कम 25 से 30 शहरों में। जैसे दिल्ली में हर हफ्ते 60 से 70 लोग पर्सनली आते हैं हमसे मिलने, अपने केसेस को डिस्कस करने के लिए। तो ये इक्का दुक्का केसेस की बात नहीं हो रही है। ये ना, देयर आर फ्लड्स ऑफ केसेस, द पीपल हु आर विक्टिम, जो पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वो आते हैं हमारे पास हमसे डिस्कस करने के लिए। और ये लोग इतना परेशान होते हैं कि कई बार नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में कॉल करते हैं कि भाई आप लोग हेल्प कर दीजिए हमें। जब भी कोई भी क्राइम होता है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, हमने देखा है कि सोसाइटी ना बहुत सेंसिटिव है उसके तरफ, मीडिया भी बहुत सेंसिटिव है और दुनिया भर के लॉ हैं उनके लिए, उनको एड्रेस करने के लिए। लेकिन पुरुषों के साथ ना कुछ कम नहीं होता है जो महिलाओं के साथ होता है। आप घरेलू हिंसा देखिए, आप मैरिटल इश्यूज देखिए, डाइवोर्स केसेस में देखिए और वर्क प्लेस में देखिए, तो उनके साथ प्रताड़ना कम नहीं हो रही है। बट उनके इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कोई नहीं है, तो किसी को तो ये आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम मीडिया से बात करते हैं, हम गवर्नमेंट से बात करते हैं, हम MP से बात करते हैं। हमें लगता है कि एक स्ट्रीट पावर भी दिखाना बहुत ज़रूरी है, लोगों को सड़कों पे भी आना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों को पता चले कि ये मुद्दा है क्या है। एक अवेयरनेस करना सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है हर दूसरे घर में ना लोग सफ़र कर रहे हैं और जब देखते हैं ना लोग रिलेट करते हैं। लेकिन ये आदमियों का मुद्दा है ना, तो लोग हिचकते हैं सामने आने के लिए। तो हमें इसको नॉर्मलाइज भी करना है कि भाई देखो, आप आदमी हो, ये मुद्दा है, ये इंपॉर्टेंट है, हम खड़े हो रहे हैं, आप आओ, आप डरो ना, तो आप भी सामने आके खड़े हो। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अगर आप कानून की बात करें और विभाग की बात करें, हमारे लिए पेड़ पौधों के लिए विभाग है,
हमारे लिए जानवरों के लिए विभाग है, हमारे लिए फिशरीज़ के लिए विभाग है, हमारे लिए इंडस्ट्री, रोड, टेलीकॉम, सबके लिए विभाग है। सिर्फ एक ही विभाग है, महिला और बच्चों के लिए भी विभाग है। सिर्फ एक ही ऐसा विभाग है और एक ही ऐसा जेंडर है जो कि 50% पॉपुलेशन है, जो कि है पुरुष, उसी के लिए विभाग नहीं है। हमारी डिमांड यही है कि जो पीड़ा और जो परेशानियां एक पुरुष झेल रहा है उसके लिए एड्रेस करने के लिए एक महकमा होना चाहिए जो कि पुरुष आयोग का गठन हो, सेम स्तर पे होना चाहिए जो कि महिला आयोग बने हुए हैं राज्यों में सारे। और इसीलिए ताकि जो उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है उस पर चर्चा करे सरकार और उस पर कुछ एक्शन ले, जो कि 1947 में हम लोग आज़ाद हो चुके हैं और तब से लेके आज तक अगर मैं सुसाइड डेटा की बात करूं, 1,40,000 सुसाइड होता है पूरे हिंदुस्तान में, जो कि 2022 का आंकड़ा है। उसमें अगर मैं मेल टू फीमेल रेशियो की बात करूं, पुरुषों का जो स्तर है वो 2.6% है ऑफ फीमेल। पुरुष 1,20,000 पुरुष सुसाइड कर रहा है और जिसमें कि महिलाओं ने सुसाइड किया है कुछ 45,000। अगर मैं पिछले 1947 से अगर मैं डेटा कंपेयर करता हूं, अगर मैं इंडेक्स चेक करता हूं, तो जो पुरुष का जो स्तर है सुसाइड करने का वो बढ़ता चला जा रहा है और जो महिलाओं का है वो कम होता जा रहा है स्टीव। तो अब आप ये बताइए कि ये जो हमारा सत्याग्रह फॉर मेन है, क्यों ना हम डिमांड करें पुरुष आयोग की, क्यों हम ना बात करें। अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं कैंसर अवेयरनेस वीक होती है तो कैंसर अवेयरनेस वीक में सरकार और जितना भी जो भी NGOs हैं वो सब एक ही चीज़ पे बात करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस की बात करते हैं। पुरुष को प्रोस्टेट कैंसर होता है। अगर मैं डेथ की बात करूं, ब्रेस्ट कैंसर में इतनी डेथ नहीं होती है जितनी कि प्रोस्टेट कैंसर में होती है, बट उस पर कोई बात नहीं करता। अगर मैं बात करूं रेप की हम बात करते हैं, हम लोगों के ऊपर, पुरुषों के ऊपर तो रेप रिकग्नाइज्ड ही नहीं होता। अगर मैं बात करता हूं, एक सर्वे हुआ था 2007 का, हमारा सर्वे नहीं है, ये सर्वे किया था मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 2007 में। 100 बच्चों के ऊपर सर्वे किया था जिसके अंदर चौंकाने वाला जो आउटकम आया था, जो उसके नतीजे आए थे, उसमें 53% लड़के थे और 47% लड़कियां थी। अगर वही डेटा 18 साल के बाद मैं देखता हूं, उसमें लड़कों का जो डेटा है यौन उत्पीड़न का वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। बट होता क्या है हमारे देश में और हमारे समाज में, 18 साल के बाद लड़का दुष्ट हो जाता है और लड़का एक रेपिस्ट कहलाता है, भले उसने कुछ भी नहीं किया है। अगर मैं बात करूं प्रॉमिस ऑफ मैरिज की, प्रॉमिस ऑफ मैरिज में इतने केसेस रेप की श्रेणी में डाल दिए गए हैं। अगर कोई आज के टाइम पे जो ज़माना बदल रहा है, सब लोग वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, तो लोग बाग शादी की तरफ मूव नहीं करते हैं, लिव इन में रहना चाहते हैं। जो मिलेनियल हैं हमारे और जो जेनियल ग्रुप हैं जो अभी, तो वो लोग शादी करना नहीं चाहते, वो लिव इन में रहते हैं। जब लड़की उस रिश्ते से अलग होना चाहती है तो उसे हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। उसकी बॉडी उसकी चॉइस, हमारे अभिनेत्री जो हैं मीडिया में बोलते हैं माय बॉडी माय चॉइस। अगर यही चीज़ एक लड़का करता है, उसके ऊपर रेप के चार्ज लग जाते हैं और रेप ऐसा दाग लग जाता है उसके दामन पे, ना तो उसको कोई नौकरी देता है। अगर वो 10 साल लड़ने के बाद केसेस से बरी भी हो जाता है, अगर मैं आपको कन्विक्शन रेट की बात करूं, रेप में जो मेरा कन्विक्शन रेट आ रहा है दैट इज़ अराउंड 27% रेप कन्विक्शन है और ये लोअर कोर्ट्स का डेटा है। अगर वो उसको हाई कोर्ट और उससे अपनी अदालत में जाएगा तो बहुत डेटा और कम हो जाता है। तो आप ये चीज़ समझिए, अगर ये सब प्रॉब्लम है तो हमारा जो NGO है वो देश को, पूरे सारे महकमों को, सरकार को और हमारे मीडिया फ्रेंड के ये बताना चाहता है कि इसकी बहुत आवश्यकता है और हमें पुरुष आयोग की गठन की मांग को और बढ़ाना है। और उसके साथ साथ पुरुष आयोग तो एक है, दूसरा हमारा जो डिमांड है उसके लिए जेंडर न्यूट्रल लॉ। आज हम समानता की बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं को भी ऊपर बढ़ाना चाहिए, बट हमारा ये कहना है महिलाओं को आप जो करना चाहते हैं करिए, बट पुरुषों को ना नज़रअंदाज करें। पुरुषों को भी वही समानता मिलनी चाहिए। संविधान पुरुषों के लिए भी सेम है और महिलाओं के लिए भी सेम है। संविधान में मेरा आर्टिकल 14, 15 और 21 वो पुरुषों को नहीं मिलता है। इसीलिए ये हमारा सत्याग्रह फॉर मेन पुरुष आयोग के गठन के लिए है।
सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, सरकार जो पॉलिसी बनाती है उसके पीछे एक रिसर्च वर्क होता है, सब चीज़ों के लिए रिसर्च की जाती है। बट ऐसी कोई बॉडी हमारे यहाँ है ही नहीं जो आदमियों के मुद्दों के बारे में कोई रिसर्च करती हो, कोई उनके मुद्दों के बारे में सोचती हो। जैसे हम एक सर्वे होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आदमियों से भी औरतों से भी, बट वो क्वेश्चंस जिस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, उनका डिज़ाइन ही इस तरीके से बनाया गया है कि एक जो कंक्लूजन है वो पहले ही निकाल लिया जाए कि फीमेल्स के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब फीमेल से सवाल पूछा जाता है तो उसमें एक सवाल है कि क्या आपके पति ने आपको कभी मारा, बट एट द सेम टाइम जब सेम सवाल आदमी से पूछा जाता है तो सवाल ये है कि क्या आपने अपनी पत्नी को कभी मारा। सो आप देखिए कि पहले ही कंक्लूजन आपने ड्राइव कर लिया है। और दूसरी बात यह है, जब आप बोलते हो कि पुरुष आयोग क्या करेगा, मैं आपको बता देता हूँ, जो भी पॉलिसीज होती हैं, फंड होता है, बजट होता है, वो इसीलिए दिया जाता है कि आप उनके वेलफेयर के लिए, उनके लिए काम करेंगे, उनकी हेल्थ के लिए काम करेंगे, कुछ ऐसे एवेन्यूज़ बनाएंगे जिसमें जाकर वो अपनी ग्रीवेंसेस रख सकें। जैसा कि हम मैट्रिमोनियल केसेस में देखते हैं कि जब फीमेल्स के साथ, वाइफ्स के साथ कुछ प्रॉब्लम होता है, वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में जाते हैं, जो वुमेन सेल बनाया जाता है, उसमें आदमियों की सुनवाई लगभग ना के बराबर है। तो हमारा जो प्रेरोगेटिव है या जो हमारी जो डिमांड है वो बेसिकली है कि एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो सिर्फ फीमेल के लेंस से ना देखे मैट्रिमोनियल इशू को, वो एक फैमिली के तौर पर देखे कौन गलत है कौन सही है, और उस तरीके से काम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ वाइफ ने केस लगा दिया तो आपने पूरी फैमिली के ऊपर एक FIR कर दिया, उनको अननेसेसरी ट्रायल्स में फेस करना पड़ रहा है, सेम एलिगेशंस के 3-3, 4-4 केसेस लग रहे हैं। तो हम चाहते हैं उस तरीके की कोई बॉडी होनी चाहिए। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, मैन का जो मुद्दा है वो मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें। एक आपको मैट्रिमोनियल इश्यूज हो गए, एक लीगल इश्यूज हो गए, कुछ सोशल होते हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। इसको सब कंबाइन करके देयर हैज़ टू बी सम बॉडी जो इसको एड्रेस करे। अब जैसे सुसाइड का देख लीजिए, ऑलमोस्ट 3 times men commit suicide than women, लेकिन ये तो किसी के लिए मुद्दा नहीं बन पा रहा है यहाँ पर। तो जब एक कमीशन होना चाहिए जो इसके ऊपर बैठे, बोले भाई ये सुसाइड इतने बढ़ रहे हैं, भाई इसको लेट्स एनालाइज दिस, ये कमीशन है, इसके ऊपर रिसर्च करो, कुछ करो, वी हैव टू एड्रेस दैट। अगर उनके लिए कोई हेल्पलाइन चाहिए तो गवर्नमेंट को निकालना चाहिए, उनके लिए कोई बॉडी चाहिए जहाँ पे मेन कैन रीच, वो निकालना चाहिए। हाँ, कोई डेटा नहीं है, डेटा कैप्चर होना चाहिए। मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू है मेन के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए कुछ चाहिए। तो जब तक एक गवर्नमेंट बॉडी नहीं होगी, एक मैंडेट नहीं होगा, इसके ऊपर काम नहीं होगा। कोई लॉज नहीं लाने हैं, कोई लॉज में चेंजेस करने हैं, अभी तो इट्स ऑल रिएक्शनरी। तो इसको इट हैज़ टू बी मेड मोर प्रोएक्टिव। इसमें मैं एक और चीज़ आपसे ऐड करना चाहूँगा। हमारा ये जो NGO है सेफ फैमिली फाउंडेशन, हम लोग मिनिस्टर्स के पास भी जाते हैं, तो हम लोग मिनिस्टर्स से बात करते हैं कि भाई पुरुषों को ये सब प्रॉब्लम हो रही है। तो जो सबसे पहला सवाल जो होता है उनका, वो पहली चीज़ तो ये होता है कि मेरे पूरे कार्यकाल में आज पहला कोई पुरुष है जो मेरे पास मिलने आया है। अगर ऐसा कोई महकमा होगा जो कि पुरुषों की पीड़ा के लिए, तो वो उनके पास वो डेटा ऑलरेडी होगा। तो आज की डेट में कोई भी ऐसा डेटा कलेक्टिव नहीं है जिसके बेसिस पे डेटा एनालिसिस करके उनके क्या प्रमुख कारण हैं और उन पे क्या क्या एक्शन लेना चाहिए। जैसे वासिफ भाई बोले कि हमारे पास एटलीस्ट एक हेल्पलाइन नंबर हो, जिससे अगर सुसाइड इतना बढ़ रहा है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, तो क्या क्या प्रॉब्लम है उधर से एनालाइज किया जाए डेटा, एटलीस्ट जो सुसाइड हो रहा है उस पर रोकथाम हो। उसके बाद जो मेंटल हेल्थ से जो प्रॉब्लम इतनी हो रही है, जहाँ पे हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ पे कोई भी बात नहीं करता है पुरुषों के लिए। अगर मैं बात करूँ कैंसर की, कैंसर के ऊपर भी कोई बात नहीं करता है। तो ये जो रिसर्च डेटा है, जो बजट एलोकेशन होता है, उस डेटा एनालिसिस से होगा। उसके लिए ये बॉडी प्रमुख तौर पे काम करेगी और फिर धीरे धीरे ये डेवलपमेंट होगा। अभी तो एटलीस्ट डिमांड ये है कि ये नेशनल कमीशन फॉर मेन बने और एटलीस्ट हम लोग चर्चा करना स्टार्ट करें कि पुरुषों को भी प्रॉब्लम है। एटलीस्ट वी शुड एक्नॉलेज एंड वी शुड अंडरस्टैंड कि आदमियों को भी प्रॉब्लम है। और सोसाइटी में सर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हर दूसरी फैमिली सफ़र कर रही है, वो जानती है अंदर से। बट होता है क्या है ना कि मेन का जब मुद्दा होता है ना, तो लोग सामने नहीं आना, जो लोग हंसते हैं उनके ऊपर, अरे आप तो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार है, लोग हंसना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब टैबू भी अपने को ख़त्म करना है। इसी में मैं एक लाइन बोल देता हूँ कि आजकल ना आदमियों की मौत एक मजाक बन के रह गई। आप देखिए, नीले ड्रम को अगर आप डाल दीजिए फेसबुक पे या इंस्टा पे, आपको दुनिया भर की रील्स मिल जाएंगे। सो आदमी की मौत भी जो है, मर्डर उसका हुआ है, उसके लिए मजाक बन गया। और औरतों को लिए आप मजाक में भी कुछ नहीं कह सकते, यू विल बी हैविंग अ कॉन्सिक्वेंसेस। सो दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने एक को तो इतना ज़्यादा एम्पावर कर दिया है कि वो जो चाहे
चाहे वो कर सकती है। कभी भी आप देखिए कितने वीडियोस हैं फेसबुक वगैरह पे कि फीमेल्स अननेसेसरीली पुलिस वालों को मार रही है, किसी को भी 12 थप्पड़ 15 थप्पड़, ड्राइवर्स के पैसे नहीं दे रही है, क्योंकि उनको पता है देयर आर नो कॉन्सिक्वेंसेज, उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई हो नहीं सकती है। सो ऐसी कोई बॉडी होनी चाहिए जहाँ पे उन लोगों को कम से कम एक एवेन्यू मिले, जाकर एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर वो अपनी बात रख सके, कुछ कंप्लेंट कर सकें, कुछ ग्रीवेंसेज है तो उनको भी एड्रेस किया जाए। सो मुझे लगता है ये समस्या गांव में भी उतनी इक्वली है जितनी शहरों में है। आप बहुत 19-20 का फ़र्क ज़रूर देख सकते हैं, बट मेरा मानना ये है क्योंकि गांव में भी जो जैसे हम बोल रहे थे ना अभी बजट के बारे में, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो वुमेन सेल्स वगैरह होते हैं, वुमेन के लिए जो काम कर रहे हैं, जो एवेन्यूज़ हैं उनके पास, वो उसको उतने अच्छे से पब्लिसाइड करते हैं, जो भी उनके जो उनके क्या बोलते हैं, उनके पास लॉज हैं या उनके जो राइट्स हैं, कि हर बच्चे को गाँव में रह रहा हो या शहर में रह रहा हो, 8-10 साल की उम्र में उनके स्कूल्स में देखिए आप इस तरीके के गुड टच, बैड टच, उस तरीके की चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। सो हमारा कहना ये है कि उनकी अवेयरनेस गांव के लेवल पे भी उतनी ज़्यादा है कि कैसे आप उस कानून में एक्चुअली में क्या लिखा और कैसे हम उस कानून को यूज़ किया जा सकता है फॉर देयर डिमांड्स, अननेसेसरी थिंग्स। नहीं, ये आपको अर्बन और रूरल में बराबर है, क्योंकि हमारे पास जो हेल्पलाइन में जो कॉल्स आती है ना, वो सब जगह से आती हैं, अर्बन एरिया से भी आती हैं और रूरल एरिया से भी आती हैं। एक हेल्पलाइन हमारा अगर हिंदी न्यूज़पेपर में पहुंच गया ना गांव में, तो हमारे कॉल्स की भरमार आती है हमारे ऊपर। तो इट्स नॉट जस्ट एन अर्बन फिनोमेना, दोनों जगह बराबर है। अगर आपके प्रश्न का अर्बन और रूरल का जो आपका सवाल है, अगर मैं सुसाइड डेटा देखता हूँ, ये पूरे हिंदुस्तान का डेटा है और उस पूरे हिंदुस्तान में मेरे सारे मेट्रोपॉलिटन भी आते हैं और बाकी छोटे शहर भी आते हैं। तो सारी जगह पे जो फिगर्स है सुसाइड का, वो पुरुषों का ज़्यादा है, ओवरऑल भी पुरुषों का ज़्यादा है। तो ये कहना गलत होगा ये सिर्फ मेट्रोज़ में हो रहा है और रूरल में नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये दोनों जगह उतना ही हो रहा है, क्योंकि आज की डेट में देखिए मीडिया और इंटरनेट का ज़माना है, आपको हर एक चीज़ रील्स पे सब कुछ मिल जाती है। और जितने भी हमारे ये वुमेन मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है और जितने भी आयोग हैं, महिला आयोग, ये पूरे राज्यों में हैं, सारे राज्यों में और सारे सिटी में, और आकाशवाणी में जितने भी लॉज हैं। देखिए सबसे पहला जो मैं बोल रहा था कि पुरुष आयोग जब बनेगा, हम लोग अवेयर कराएंगे लोगों को, उनको ये बताएंगे कि आपके लिए क्या क्या कानून है। जैसे महिला आयोग और आकाशवाणी में अगर आप देखेंगे, मेट्रो में जाएंगे, बस में जाएंगे या फिर दूरदर्शन पे, महिलाओं के हित के लिए क्या अधिकार है वो सब बताया जाता है। महिलाओं को ये बोला जाता है अगर तुमको कोई छेड़े या तुमको कोई मारे, इस वाले नंबर पे कॉल करिए। हेल्पलाइन नंबर है, आपके इमरजेंसी नंबर्स हैं, बट पुरुषों के लिए नहीं है वो। तो इसी स्तर पे हमारा नेशनल कमीशन फॉर मेन को भी काम करना चाहिए अगर उसका गठन होता है तो। और अर्बन रूरल में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, सब जगह सेम प्रॉब्लम है, हर जगह। ये मतलब एक तरह से पेंडेमिक हो गया है, वायरस हो गया है, हर जगह, हर शहरों में और हर घर में फैल गया है। देखिए सर, सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं फिर से वापस जाऊंगा सुसाइड डेटा पे। अगर मैं सुसाइड डेटा की बात करूं, हमारे पूरे भारतवर्ष में सन 2022 का एनसीआरबी का डेटा 1,69,000 हमारे सुसाइड हुए हैं, जिसमें कि पुरुषों का जो स्तर है वो 2.65 टाइम्स ऑफ महिला है। ठीक है, जो पुरुष सुसाइड कर रहा है वो 1,22,000 कर रहा है और जो महिला कर रही है वो 48,000 कर रही है। अब क्या हो रहा है, अगर मैं पूरा पिछले 1947 से डेटा देखता हूँ तो पुरुषों का जो सुसाइड का जो फिगर्स है वो बढ़ता चला जा रहा है और महिलाओं का कम हो रहा है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। अब इसके पीछे मानसिक तौर से मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल इलनेस हो सकता है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अब अगर मैं एनसीआरबी का डेटा अगर मैं देखूं, जो प्रमुख कारण है सुसाइड करने का पुरुषों का 33% आपका सिर्फ और सिर्फ फैमिली डिस्प्यूट है। अब फैमिली डिस्प्यूट के अंदर बहुत तरह के कले हो सकते हैं। अब कले हो सकते हैं, अगर मैं बात करूं, देखिए अगर मैं सिर्फ पुरुषों की अगर मैं बात करता हूँ, महिलाओं के लिए सब कुछ है इस देश में। सिर्फ एक पुरुष है जो कि टैक्स पेयर सबसे ज़्यादा है, जो आधा पॉपुलेशन हिंदुस्तान का है, फिर भी उस पुरुष के लिए कुछ क्यों नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम है। अगर देखिए हमारा क्या हो रहा है, इतना पुरुषों के ऊपर इतना प्रेशर होता जा रहा है, उसको ना तो कोई उसका कोई गवर्नमेंट एजेंसी उसकी सुनता है, उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने दोस्तों को जाके बताए,
क्योंकि अगर कोई पीड़ा आती है पुरुष को तो वो एक हास्य व्यंग बन जाता है। जैसे अभी आप देखेंगे सौरभ का जो केस हुआ है, उसकी वाइफ ने अपने किसी लवर के साथ मिलके उसका मर्डर कर दिया, इतनी बेरहमी से मर्डर किया। अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो हास्य व्यंग इंटरनेट पे पूरा रील्स चल रहा है, तो पुरुष उस चीज़ से घबराता है। तो सबसे पहली बात क्या होती है ना, पुरुष को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। इज्जत के साथ साथ एक परिवार लेके चलता है पुरुष। पुरुष के साथ सिर्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं है, जैसी वो पैदा होता है वो उसकी कंडीशनिंग ऐसी की जाती है हमारे देश में लड़कों की, जैसे वो स्कूल में होता है कि भाई तुम पढ़ लो, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, बोर्ड आ रहे हैं, बोर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं। बोर्ड्स कंप्लीट हो जाने के बाद ये कहा जाता है कि भाई अच्छे से पढ़ लो, आईआईटी निकल जाएगी। मैं थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ इंजीनियरिंग में, बट अच्छा पढ़ लो ताकि आपकी अच्छी क्वालिफिकेशन हो जाए, अच्छी ग्रेजुएशन हो जाए। जब अच्छी ग्रेजुएशन हो जाती है तो लड़कों को बोला जाता है भाई सरकारी नौकरी ले लो, सरकारी नौकरी ले लो ताकि अच्छी लड़की मिल जाए, तुम्हारी शादी हो जाएगी और जल्दी से शादी हो जाएगी अगर तुम अच्छी नौकरी ले लोगे। अच्छी नौकरी ले लोगे तो तुम्हें, अब तुम शादी कर ली, अब तुम बच्चा कर लो। अब जैसी बच्चा होता है तो वो परिवार में घिर जाता है। अब देखिए बचपन से लेके अभी बच्चा हो गया है एक लड़के का, वो अपने बारे में कभी नहीं सोचता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, जब बच्चे हो जाते हैं, स्कूल वूल ऑफिस भी देखना है, घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, समाज भी देखना है उसको सारे रिलेशन निभाने हैं, बहन से, भाई से, चाचा ताऊ। तो वो जो परिवार जो चलता था ना, इतना ज़्यादा बर्डन उसके पास हो गया, उसके पास वेंट आउट करने के लिए कुछ नहीं है। जो भी उसकी समस्या है वो अपने अंदर घुटता चला जाता है। तो इसीलिए अब हमने एक हेल्पलाइन नंबर, इसीलिए क्योंकि हमारे पास केसेस आते हैं, जो हमारा एनजीओ है सेफ फैमिली फाउंडेशन, हमारा इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, बिकॉज क्या है ना, इंटरनेट पे आप लिख दीजिए, आपको वो फील नहीं आएगा जो ह्यूमन टच होता है आपस में, जो बात जो पहले हुआ करती थी, चौपाल पे बैठ के लोग बात करते थे। आज सोशल मीडिया में रील का ज़माना हो गया, रियल ज़माना कुछ नहीं है। तो इसीलिए वो जो एक सोशल टच है या फिर ह्यूमन टच बोलो या फिर आमने सामने बैठ के बात करने वाली बात बोलो, तो हमने हेल्पलाइन नंबर चालू किया ताकि इन सब आदमियों को सुनने की कोई प्लेटफॉर्म उसको मिले। तो हमारा जो नंबर था 8882498498, करीबन हमारे पास हर रोज़ 100 कॉलें आती हैं। ऑल ओवर इंडिया में ये नंबर है, इंटरनेशनल कॉलर भी आते हैं हमारे पास। और सबकी प्रॉब्लम क्या है, जितने भी, अगर आईपीसी क्राइम्स की बात करूं सर, आईपीसी क्राइम में सबसे ज़्यादा जो केस रजिस्टर होते हैं, नॉर्मल जो पिटी क्राइम्स हैं, थेफ्ट वेफ्ट, वो सब मैं हटा देता हूं, तो 498 जो कि क्रुएलिटी अगेंस्ट मैरिड वुमेन बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव्स है। अगर लेमन की भाषा में मैं बात करूं तो डाउरी लॉ जिसको बोलते हैं, बट वो डाउरी लॉ नहीं है, हरासमेंट लॉ है। सबसे ज़्यादा केसेस वो रजिस्टर होते हैं हमारे हिंदुस्तान में। अब अगर मैं बात करूं ये वाले, इसके अंदर अरेस्ट होता है, ठीक है। अभी अरेस्ट बहुत कम हो गया है, बट अभी रुका नहीं है। मेट्रोज में बहुत कम हो गया अरेस्ट, बट अगर आप रूरल में जाएंगे, जैसे आप बोल रहे थे कि रूरल में और अर्बन में क्या कम है, रूरल में जैसे ही 498 है होता है ना सर, कोई नहीं सुनवाई होती है, सीधा अरेस्ट करके ले जाते हैं रूरल में। मेट्रोज में ये नहीं होता, मेट्रोज में चेक्स एंड बैलेंसेस, महिला थाना, कंप्लेंट, वो सब काउंसलिंग होती है, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। उधर भी बर्डन किया जाता है पुरुषों को, उधर सिर्फ एक ही चीज़ चलती है, या तो मनी एक्सटॉर्ट कर दो, या फिर जो आपकी वाइफ या आपका ऑपोजिट वर्ग बोल रहा है कि जैसे वो चाहेगी आपको वैसे करना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी उसका प्रेशर बढ़ रहा है। अब मेंटल प्रेशर इतना हो रखा है, उसको अपना घर भी चलाना है, उसको पैसा भी कमाना है। हमारे देश में पुरुष अगर कमाएगा तो ही उसकी इज्जत कहलाई जाती है, जैसे ही उसको जॉब उसकी छूट जाती है उसकी कोई इज्जत नहीं करता है। तो उसको वो स्टिग्मा को भी बचाना है, उसको घर भी बचाना है, उसको अपना परिवार भी बचाना है ताकि उसकी बेइज्जती ना हो बाहर। तो इससे उसका मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है, उसको सुनने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, आपस में दोस्त से बात करने से घबराता है, ठीक है। तो इसीलिए ये हमने हेल्पलाइन नंबर किया ताकि वो हमसे कॉल करके, और हम लोग उसको सिर्फ ये बोलते हैं कि हम हैं आपके लिए, हम आपकी मदद करेंगे, हम हैं आपका साथ देने के लिए।